बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ हमें जो पढ़ना है ब्रेन के बारे में पढ़ना है। तो ब्रेन के अंदर कुछ डीजेनरेशन हो रही है जिसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज हो जाती है और पार्किंसन की भी बीमारी हो जाती है। अब इन दो बीमारियों में क्या होता है, न्यूरॉन्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। न्यूरॉन क्या होते हैं, ब्रेन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जब वो डैमेज होंगे तो उनका कोई ना कोई फंक्शन होगा, परफॉर्म नहीं करेंगे तो उस तरह के फिर सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब अल्जाइमर की डिजीज़ कैसी एक डिजीज़ है, ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है, डिमेंशिया हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है। लेकिन जो इसका जो मेन कॉज है वो है कि वो यहाँ पर लिखा नहीं है। मेन कॉज एक तो लिख दिया इनहेरिटेड सर्टेन जीन्स, दूसरी वजह इसकी ये है कि उस सर्टेन जीन की वजह से क्या होता है, न्यूरॉन्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब न्यूरॉन्स किस जगह के डैमेज होते हैं, दो जगह के, एक होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के और दूसरा होते हैं हिप्पोकैम्पस के। तो कॉर्टेक्स रीजन और हिप्पोकैम्पस के जो न्यूरॉन होते हैं वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब कॉर्टेक्स का क्या काम था, कॉर्टेक्स का काम था इंटेलिजेंस, मेमोरी, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना, मसल की मूवमेंट को कंट्रोल करना। तो ये सारे फंक्शन जो है नहीं होंगे। कन्वर्जेशन को कंट्रोल करना, मूड को कंट्रोल करना, तो ये सारे फंक्शन कौन करता था, कॉर्टेक्स करता था। अब ये कॉर्टेक्स के न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं तो ये सारे फंक्शन अब नहीं होंगे। हिप्पोकैम्पस का काम क्या था, मेमोरी को स्टोर करके रखना। अब इनकी जो पेशेंट की जो मेमोरी होती है वो क्या हो जाती है, डिसऑरिएंटेड हो जाती है, डिसेबल हो जाती है। उनकी जो मेमोरी है वो कैसी हो जाती है, ख़राब हो जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है पहले, देन लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होती है। और इन पेशेंट में मूड स्विंग भी देखने को मिलता है। इन पेशेंट की जो इंटेलिजेंस है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्योंकि कॉर्टेक्स के जो न्यूरॉन है वो डैमेज हो रहे हैं। दूसरा, मेमोरी पर फ़र्क पड़ता है क्योंकि हिप्पोकैम्पस के न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं। हिप्पोकैम्पस का काम था मेमोरी को स्टोर करना, तो इनकी मेमोरी पर फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है, देन लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होती है। तीसरा, कन्वर्जेशन में ये सही तरह से बात नहीं कर पाते। अगर इनको बात स्टार्ट करनी हो या कुछ बोलना हो तो ये एक ही बात को बार बार भी बोलते रहते हैं, एक ही वर्ड बार बार ही कंटिन्यूसली रिपीट भी करते हैं। चौथा, इनके अंदर मूड स्विंग होता है। इनका मूड कभी कैसा होता है, कभी कैसा, कभी ये गुस्से में आ जाता है, कभी इनका मूड अच्छा हो जाता है। पांचवा है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में होता है कि पेशेंट इज़ हियरिंग वॉइस और सीइंग फेस व्हेन नो वन इज़ देयर, यानी कि इनको आवाज़ें आने स्टार्ट हो जाती हैं और कुछ लोग देखना स्टार्ट हो जाते हैं जबकि वो वहाँ पर नहीं होते, तो इनको ये हेलुसिनेशन होती है। और लास्ट वाला है पैरानॉइड डिलीजन। पैरानॉइड डिलीजन का मतलब है इट इज़ अ फिक्स इरेशनल आइडिया कैन नॉट बी शेयर्ड बाय अदर्स, यानी कि पेशेंट कहते हैं कि हम जो है, हमने अपने माइंड में एक बात और एक प्लान सोचा है तो वो हम किसी से डिस्कस नहीं करेंगे। अगर डिस्कस करेंगे तो मुझे मार डालोगे। तो इस तरह के इनके दिमाग में आइडियाज़ बनते रहते हैं। अब इसका जो मेन कॉज था वो क्या था, इनहेरिटेड जीन। एक जीन होता है उसकी वजह से, जैसे ये डाउन सिंड्रोम की बीमारी है। डाउन सिंड्रोम में पता है हमें कि क्रोमोसोम नंबर 21 जो है इस पर क्या हो जाती है, ट्राइसोमी कंडीशन हो जाती है। तो क्रोमोसोम नंबर 21 पर जब ट्राइसोमी कंडीशन होती है तो वहाँ पर उस नॉर्मल क्रोमोसोम का काम था एक एंजाइम को बनाना जिसका नाम था अल्फा सिक्रीटेज। ये अल्फा सिक्रीटेज एक तरह का प्रोटीन तोड़कर बनाता था जिसको कहते थे अल्फा अमाइलो प्रोटीन। जब ये अल्फा अमाइलो प्रोटीन बनता था, क्लीवेज होती थी इसकी, तो ये फिर सॉल्युबल होता था, फिर ये एक टाइम पर ये ख़त्म हो जाता था। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम है इसमें क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर आ चुका है जिसकी वजह से क्या होता है, अल्फा सिक्रीटेज की जगह बीटा सिक्रीटेज बनता है। तो बीटा सिक्रीटेज क्या करते हैं, बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन बनाता है जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि डिज़ोल्व नहीं होते। अब यहाँ पर क्लीवेज भी बहुत तेज़ी से हो रही होती है। जब क्लीवेज बहुत तेज़ी से हो रही है, बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन बहुत तेज़ी से जमा हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ये डिज़ोल्व नहीं होते, बहुत ज़्यादा जमा होने लगते हैं। तो जब ये जमा होते हैं तो ये क्या बना देते हैं, बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन का प्लाक बना देते हैं। प्लाक एक सॉलिड पार्टिकल होता है। जब ये प्लाक बन जाते हैं तो प्लाक डिपॉजिट कहाँ होते हैं, न्यूरॉन के बाहर। अब न्यूरॉन के बाहर किस जगह पर जाकर ये प्लाक डिपॉजिट होता है, ये डिपॉजिट होता है साइनेप्स में। साइनेप्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं, ये साइनेप्स है। यहाँ मैंने बताया था कि साइनेप्स में के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या होता है, एक्सॉन का टर्मिनल ये आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे स्पेस आती है जिसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आता है। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या होता है, डेंड्राइट होता है दूसरे न्यूरॉन का। अब साइनेप्स का मतलब था दो न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन। तो इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट वाली जगह पर आकर ये प्लाक डिपॉजिट हो गया, और ये प्लाक कैसा है, इनसॉल्युबल है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऊपर से जो मैसेज आता है वो आगे की तरफ ट्रेवल नहीं हो पाता है। जब ये आगे की तरफ ट्रैवल नहीं होता तो इंटेलिजेंस, मेमोरी, कॉन्वर्जेशन, मूड स्विंग, हेलुसिनेशन और पैरानॉइड डिलीजन जैसी बीमारियां होती हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा है न्यूरोफिब्रिली टिंगल्स। बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन कहाँ बनता है, न्यूरॉन के बाहर, किस जगह पर बनता है, साइनेप्स वाली जगह पर।
जबकि न्यूरोफिब्रिलरी टिंगल्स कहाँ बनते हैं, न्यूरॉन के अंदर एक्सॉन टर्मिनल के पास जाकर बनते हैं। अब ये न्यूरोफिब्रिलरी टिंगल क्या है, ये बनते हैं जब टाउ प्रोटीन टूटती है। अब ये टाउ प्रोटीन क्या है, ये एक ऐसी प्रोटीन है जो न्यूरॉन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल को होल्ड करके रखती थी। लाइक अगर इस तरह से ये माइक्रोट्यूब्यूल हैं बहुत सारे, तो यहाँ इनके बाहर जो है टाउ प्रोटीन होती है जो इनको आपस में होल्ड करके रखती है। अब टाउ प्रोटीन टूट जाती है तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं, वो भी टूट जाते हैं। तो ये टाउ प्रोटीन फिर क्या होती है, यहाँ जमा होने लगती है। जब ये जमा होती है तो यहाँ पर बन जाते हैं न्यूरोफिब्रिलरी टिंगल। लेकिन ये टाउ प्रोटीन टूटती कैसे है, बीटा माइलॉइड प्रोटीन जब जमा होते हैं, जब ये प्लाक बनना स्टार्ट होता है, तो इसकी वजह से टाउ प्रोटीन अंदर जो है ये टूटने लगती है। जब ये टाउ अब जो बीटा माइलॉइड प्रोटीन का जो प्लाक है वो जब यहाँ डिपॉजिट होने लगता है, तो न्यूरॉन के अंदर क्या कराता है, एक ऐसा पाथवे इनिशिएट कराता है जिसकी वजह से क्या होता है, टाउ प्रोटीन टूटने लगती है। अब ये टाउ प्रोटीन क्या होती है, ये न्यूरॉन के अंदर होती है एक्सॉन टर्मिनल के पास ही। अब इस टाउ प्रोटीन का काम होता है माइक्रोट्यूब्यूल को होल्ड करके रखना। लाइक ये सारे क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है और इसके बाहर जो है ये टाउ प्रोटीन लगी। अब ये टाउ प्रोटीन क्या करती थी, माइक्रोट्यूब्यूल को होल्ड करके रखती थी। क्यों होल्ड करके रखती थी, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल का काम था न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना, फूड लेकर आना, वो प्रोवाइड करना, बॉडी से ब्लड से लेकर आता था और न्यूरॉन को प्रोवाइड करता था। अब क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगी न्यूट्रिशन की। क्यों, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल जो थी वो होल्ड नहीं हुई थी। उनको होल्ड कौन करती थी, टाउ प्रोटीन। वो टाउ प्रोटीन क्या हो चुकी है, टूट चुकी है। वो क्यों टूटी है, क्योंकि उसको एक मैसेज मिला था कि बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन का प्लाक बनना स्टार्ट हो गया। जब ये प्लाक बनता है, जिस उसकी वजह से क्या होता है, एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से ये टाउ प्रोटीन टूटना शुरू हो जाती है। जब ये टाउ प्रोटीन टूटती है तो ये टाउ प्रोटीन के टूटने से जैसे यहाँ से अलग अलग इसके पीसीस हो गए, तो ये टाउ प्रोटीन यहाँ पर इस तरह से जमा हो जाती है और ये क्या बनाती है, न्यूरोफिब्रिलरी टिंगल्स। अब ये न्यूरोफिब्रिलरी टिंगल्स यहाँ बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एक तीसरा क्या कराती है, बीटा माइलॉइड प्रोटीन क्या कराती है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कराती है। ये क्या कराएगी, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करा देगी, ऐसा केमिकल रिलीज करेगी जिससे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो जब ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो यहाँ पर आता है, इन बीटा माइलॉइड प्रोटीन का जो प्लाक होता है ना, इसको तोड़ना स्टार्ट कर देता है। जब ये इसको खाना स्टार्ट करता है, इसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट कराता है, उसी दौरान क्या होता है कि कुछ न्यूरॉन के सेल भी जो है ये खाना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है, न्यूरॉन की डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड सर्टेन जीन। एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है जो कि डाउन सिंड्रोम में होता है। तो लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो 65 प्लस हो जाते हैं, तो उनके अंदर भी ये एबनॉर्मेलिटी आ जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बीमारी अल्जाइमर की हो जाती है। अब जो पेशेंट है जिनकी 65 हो जाती है, उनके अंदर भी यही होता है कि बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन बनना स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर उनका मेन कॉज नहीं पता। अच्छा, डाउन सिंड्रोम में भी यही होता है, और जो पेशेंट की एज ज़्यादा हो जाती है 65 प्लस, उसमें भी यही होता है कि बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन बनना स्टार्ट होता है। तो अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर क्या होता है, न्यूरॉन की डीजेनरेशन होती है। कौन से रीजन की, जो कॉर्टेक्स में है और जो हिप्पोकैम्पस में। कॉर्टेक्स वाला इंटेलिजेंस को कंट्रोल करेगा, तो इन पेशेंट की जो इंटेलिजेंस होती है, जो इंटेलेक्चुअल होती है, वो क्या हो जाती है, डिसेबल हो जाती है। वो इनकी इंटेलेक्चुअल इम्पेयर्ड होने लगती है, यानी कि ख़राब होने लगती है, तो इंटेलिजेंट नहीं रहते। हिप्पोकैम्पस के न्यूरॉन नहीं बन रहे, न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी मेमोरी लॉस होने लगती है। बाकी कॉर्टेक्स का और भी काम था, कॉन्वर्जेशन कराना, तो ये पेशेंट सही तरह से बात नहीं कर पाते। अगर कुछ बोलते हैं तो वो एक ही वर्ड को रिपीट करते रहेंगे। तीसरा क्या, मूड स्विंग होता है, हेलुसिनेशन और पैरानॉइड डिल्यूजन होती है। अब यहाँ न्यूरॉन कैसे टूट रहे, पहले मैंने बताया बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन का प्लाक बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मैसेज आगे ट्रांसफर नहीं होता। और बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन का प्लाक क्या कराता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कराता है, ऐसे केमिकल रिलीज करता है कि इम्यून सिस्टम के सेल यहाँ आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस बीटा एमाइलॉइड का जो प्लाक है इसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ क्या करते हैं, न्यूरॉन के सेल को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस तरह से डिजेनरेशन हो रही है न्यूरॉन की। दूसरा क्या है कि न्यूरोफिब्रिलरी यहाँ टिंगल बने, किस वजह से बने, टाउ प्रोटीन के टूटने से। अब ये टाउ प्रोटीन क्या करती थी, माइक्रोट्यूब्यूल को होल्ड करके रखती थी, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन मिलती थी। अब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, जब न्यूरोफिब्रिलरी टिंगल बन गए तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, तो सेल सही तरह से काम नहीं करेगा। सेल काम नहीं करेगा तो जब इसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो आहिस्ते आहिस्ते न्यूरॉन डैमेज हो जाएंगे। तो दो तरह से न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं, एक बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन का प्लाक जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करा के न्यूरॉन को डैमेज करा रहे हैं, तीसरा न्यूरोफिब्रिलरी टिंगल की वजह से, ताकि माइक्रोट्यूब्यूल ही नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, तो ये जो न्यूरॉन के सेल हैं डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। बुक से भी देख लेते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जहाँ जिसमें क्या हो जाता है, डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब है लॉस ऑफ मेमोरी। इन पेशेंट के अंदर जो लॉस ऑफ मेमोरी होती है उसके लिए साइंटिफिक वर्ड यूज़ करते हैं डिमेंशिया का। अब इनके अंदर मेमोरी बहुत ज़्यादा लॉस होने लगती है, यानी कि इनको अपने घर का रास्ता भी पता नहीं रहता। अब इनको ये भी नहीं पता होता है कि अगर शूज़ के लेसेस बांधने हैं तो किस तरह से बांधने, इतनी ज़्यादा इनकी जो है मेमोरी लॉस हो जाती है।
अब कन्वर्जेशन की एबिलिटी है वो भी लॉस हो जाती है और उनको नहीं पता होता कि इन्वायरमेंट में किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। इसका कॉज क्या है, सर्टेन जीन की वजह से, उस जीन की वजह से अल्फा सीक्रेटेज एंजाइम की जगह कैसा बनता है, बीटा सीक्रेटेज बनता है, जिसकी वजह से बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन बनता है और उसकी वजह से न्यूरॉन डैमेज होने स्टार्ट होते हैं। सिम्टम्स क्या, अलामत क्या है, अर्ली स्टेज में क्या होता है कि नई और जो रिसेंट मेमोरीज होती है उनको डिफिकल्टी होती है रिकॉल करने में और उनको याद करने में भी मसला होता है, क्योंकि कॉर्टेक्स का जो पार्ट था वो इनका डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी मेमोरी पर भी असर पड़ता है। माइल्ड स्टेज में क्या होता है, इंडिविजुअल को फिर क्या होता है, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या होता है, कुछ लोग इनको दिखते हैं और आवाज़ें आने स्टार्ट होते हैं जबकि वहाँ कोई नहीं होता। डिल्यूजन में क्या होता है, एक अपना फिक्स आइडिया बनाकर बैठ जाते हैं कि हम ये अपना आइडिया किसी से शेयर नहीं करेंगे वरना अगला बंदा हमें मार सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट जो है अल्जाइमर का वो नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। इसके ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या करते हैं, मैनेज सिम्टम्स जो है उनको मैनेज किया जा सकता है और जो प्रोग्रेशन है डिजीज़ की उसको स्लो कर सकते हैं, क्योंकि जो जितनी भी बीमारियां दिमाग की होती हैं, ब्रेन के जितने डिसऑर्डर होते हैं उनका कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता, बट कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो है इनके जो सिम्टम्स हैं उसको उनको थोड़ा सा कम किया जा सके। तो जो ट्रीटमेंट दिया जाता है अल्जाइमर की डिजीज़ में, जब आप लोग आगे जाओगे मेडिकल फील्ड में तो वहाँ आप पढ़ोगे एस इनहिबिटर दिया जाता है। एस इनहिबिटर यानी कि एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर, उसको क्या किया जाता है, रोका जाता है कि वो एसिटाइल कोलिन को जो है इनहिबिट ना करे, वो सीक्रेट होता रहे ताकि मैसेज कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र हो। अब ये ब्रेन की जो डायग्राम है, ये हेल्दी ब्रेन है, ये माइल्ड अल्जाइमर का है और ये सीवियर अल्जाइमर। ये डायग्राम है हेल्दी ब्रेन। हेल्दी ब्रेन में देखिए ज़्यादा गैप नहीं है, सिर्फ इस जगह पर गैप है जहाँ पर ये कॉर्टेक्स का पार्ट आपस में कनेक्ट हो रहा है। जबकि माइल्ड अल्जाइमर में देखिए यहाँ भी गैप आ चुका है, यहाँ भी गैप आ चुका है। उसके बाद सीवियर अल्जाइमर में यहाँ भी गैप है, यहाँ भी गैप है, इस जगह पर भी गैप आ चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। अभी गैप क्यों आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो है वो ब्रेन नहीं बन रहा, ब्रेन का वो पार्ट नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन ही डैमेज हो रहा है। न्यूरॉन का ही काम है ना ब्रेन को बनाना, अब न्यूरॉन नहीं है तो ब्रेन का वो हिस्सा नहीं बनता। तो ये जो डायग्राम है किसमें देखी गई है, सीटी स्कैन में। अगली डिजीज़ है पार्किंसन। पार्किंसन भी एक ब्रेन का डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, डिजेनरेशन और डैमेज होने लगती है नर्व टिश्यू की, यानी कि न्यूरॉन की। किस जगह पर होती है, ब्रेन का एक पार्ट है जिसको कहते हैं बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया हम लोगों ने इस बुक में नहीं पढ़ा है, बट आगे जब आप लोग जाओगे तो पढ़ोगे। बेसल गैंग्लिया ये एक पार्ट होता है ब्रेन का जहाँ पर क्या होता है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर यहाँ की न्यूरॉन डैमेज हो जाए तो क्या हो जाती है, पार्किंसन डिजीज़। क्योंकि बेसल गैंग्लिया में जो न्यूरॉन पाए जाते हैं वो क्या बनाते हैं, डोपामीन बनाते हैं। डोपामीन एक केमिकल होता है जो क्या कराता है, डोपामीन का काम होता है प्लेजर फील कराना, मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराना। तो डोपामीन ही नहीं बनेगा तो मसल की फिर कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाती है, उस पर जो है अफेक्ट पड़ता है। अभी डोपामीन का एरो दिखा हुआ है कि इस तरह से बनता है और यूँ फ्लो करता हुआ जाता है। यहाँ इसको कॉज लिखा हुआ है कि डोपामीन को बनाने वाले जो न्यूरॉन होते हैं उनकी डेथ होने लगती है और डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या है, सबसे पहले क्या होता है, ट्रेमर, यानी कि हाथ पैर जो होते हैं ना वो शेक करने लगते हैं, यानी कि कँपाने लगते हैं। तो आर्म लेग, सबसे पहले क्या होता है, एक साइड का जो है, राइट साइड का या लेफ्ट साइड का हाथ और पैर जो है कँपाना शुरू होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी जो है फिर वो कवर, दोनों साइड पर जो है इसकी जो साइड इफेक्ट आ जाते हैं, यानी कि पूरी फिर दोनों हाथ और दोनों पैर फिर क्या होते हैं, शिवरिंग करने लगते हैं, शेक करने लगते हैं, यानी कि ट्रेमर्स आ जाते हैं दोनों हाथ और दोनों पैरों में। अच्छा, ये ज़्यादातर ये कंडीशन वर्स कब होती है, जब जो लिम्स है ना वो किस में होते हैं, रेस्ट में होते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिजीज़ क्या होती है, दोनों साइड पर अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टिफनेस हो जाती है, वीकनेस हो जाती है और मसल के अंदर क्या होती है, ट्रेमलिंग होने लगती है, यानी कि वो शेक करना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब ये जो पेशेंट है पार्किंसन डिजीज़ के, इनका जो फेस होता है ना वो कैसा होता है, एक्सप्रेशन लेस होता है। अब वो एक्सप्रेशन लेस क्यों होता है, यहाँ पर मैंने बताया कि मसल की मूवमेंट में इशू आ रहा है, मसल उनके वीक हो चुके हैं, मसल मूव नहीं कर रहे। अब फेस पर भी मसल होते हैं, फेशियल मसल, जिससे हम स्माइल करते हैं, कोई ना कोई एक्सप्रेशन देते हैं। अब पार्किंसन डिजीज़ के मसल क्या हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं, स्टिफनेस आ चुकी है इनके अंदर। तो इस वजह से इनका जो फेस होता है वो कैसा होता है, मास्क लाइक होता है, यानी कि बिल्कुल ही एक्सप्रेशन लेस होता है। ट्रीटमेंट क्या है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जिससे क्या होता है, सिम्टम्स को कम किया जा सकता है। ये न्यूरॉन की, ये रहा ब्रेन की डायग्राम। ब्रेन में ये है बेसल गैंग्लिया का पार्ट जिसमें क्या होता है, यहाँ डोपामीन बनता है और डोपामीन फ्लो करते हुए जाता है और मसल की मूवमेंट कराता है। ये न्यूरॉन है एक, ये दूसरा न्यूरॉन है। इन दो न्यूरॉन के बीच में क्या है, कनेक्शन है। यहाँ पर एक केमिकल रिलीज होता है जिसको कहते हैं डोपामीन। डोपामीन क्या करते हैं, यहाँ पर आगे मैसेज देते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, नॉर्मल मूवमेंट होती है। अब पार्किंसन में क्या होता है, यहाँ पर डोपामीन नहीं है या डोपामीन बहुत कम हो चुका है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट हो रही थी मसल की वो क्या हो रही है, ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से फिर ट्रेमर आना स्टार्ट हो जाते हैं।
अब पार्किंसन के पेशेंट का यहाँ कोई ट्रीटमेंट है नहीं, बट जो है इसका एक ट्रीटमेंट है, एक ड्रग दी जाती है लीवोडोपा। अच्छा, ये जो लीवोडोपा है, ये जब ड्रग हम देते हैं बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर क्या करती है, ये जाकर ये बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है डोपामीन के अंदर। तो फिर डोपामीन का लेवल क्या होता है, इस तरह से इंक्रीज़ करवाया जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि डोपामीन डायरेक्ट क्यों नहीं देते? तो इसका सवाल ये है कि हमने पढ़ा था हमारी बॉडी के अंदर होता है BBB, इसका मतलब है ब्लड ब्रेन बैरियर। यानी कि अगर यहाँ पर ब्रेन है, अगर यहाँ इस जगह पर क्या है, ब्रेन है, और नीचे क्या है, ब्लड है, तो ब्लड और ब्रेन के बीच में ये एक बैरियर होता है, और ये बैरियर किससे मिलकर बना होता है, ये ब्रेन है, ब्रेन के बाद यहाँ पर क्या है, ब्लड है। अब इन ब्रेन और ब्लड के बीच में क्या होता है, एक बैरियर होता है, और ये बैरियर किससे मिलके बना होता है, लिपिड या फैटी एसिड से मिलके बना होता है। अब इस बैरियर का क्या काम होता है, ये जो बैरियर है, ये ब्लड में से कुछ काम की चीज़ें जो है वो ब्रेन तक पहुँचाता है। यानी कि कोई टॉक्सिक कंपोनेंट वगैरह ब्रेन तक ना पहुँचे, तो बैरियर उस ब्रेन को प्रोटेक्शन भी देता है, क्योंकि ब्रेन का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो लीवोडोपा है ना, सिर्फ ये वाहिद ड्रग है जो इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर जाएगी, फिर ब्रेन के अंदर ये डोपामीन के अंदर कन्वर्ट होती है। तो अगर हम डोपामीन दे देंगे तो डोपामीन इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो लीवोडोपा ही ड्रग है जो इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर जाएगी, और वहाँ पर जाकर ये डोपामीन के अंदर कन्वर्ट होगी। इस तरह से डोपामीन का लेवल बढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है, नो क्योर, और अल्जाइमर में भी ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बताया, बट मेडिसिन होती हैं जो कि सिम्टम्स वगैरह को कम करा देती हैं। तो बहुत सारी मेडिसिन है, जब आप आगे पढ़ोगे, मेडिकल फील्ड में जाओगे, तो फार्माकोलॉजी की बुक में इसकी मेडिसिन है और इसका ट्रीटमेंट भी है। बट यहाँ पर इसका जो है ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया। लेकिन वो जो ट्रीटमेंट होता है वो इस तरह से है कि पूरा हम क्योर नहीं कर सकते इस बीमारी को, बट ये है कि थोड़ी बहुत बेहतर कर सकते हैं पेशेंट की कंडीशन को। तो हमने दो बीमारियां पढ़ी, एक पढ़ी हमने अल्जाइमर, दूसरी हमने पढ़ी पार्किंसन। दोनों में क्या हो रहा है, न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं। यहाँ पर जो न्यूरॉन डैमेज हो रहा है वो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। यहाँ पर जो न्यूरॉन डैमेज हो रहा है उसका कोई मेन कॉज नहीं बताया, बस वो किस जगह पर डैमेज हो रहा है, बेसल गैंग्लिया। तो यहाँ पर डोपामीन का लेवल कम हो रहा है, क्योंकि डोपामीन का काम था मसल की मूवमेंट कराना। अब डोपामीन का लेवल कम है तो मसल सही तरह से मूव नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रेमर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस के न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मेमोरी, इंटेलिजेंस पर जो है अफेक्ट पड़ता है। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बीमारी जो है बहुत ख़तरनाक होती जाती है, हेलुसिनेशन की तरफ चली जाती है। और पार्किंसन में भी यही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता बीमारी कहाँ चली जाती है, फेस एक्सप्रेशन लेस फेस हो जाता है, मास्क लाइक फेस हो जाता है। और ये जो पेशेंट होता है ना पार्किंसन डिजीज़ के, जो मूव कर रहे होते हैं, जब ये चल रहे होते हैं ना, तो इनको जब ये चलना स्टार्ट करते हैं तो इनको बहुत मुश्किल होती है कि अपनी ये मूवमेंट को कैसे इनिशिएट करवाएं। तो जब ये चलते हैं तो ये अपने स्टेप बहुत छोटे छोटे से रखते हैं, तो इसी वजह से ये फेस पर भी एक्सप्रेशन नहीं दे पाते, क्योंकि इनको अपनी मसल की मूवमेंट को इनिशिएट कराने में मसला होता है। क्योंकि वो जो मसल की मूवमेंट है वो कौन कराता था, डोपामीन। अब यहाँ पर डोपामीन बनाता कौन है, न्यूरॉन, वो न्यूरॉन ही नहीं है। तो इस वजह से डोपामीन नहीं बनता। जब हम मेडिसिन देते हैं तो डोपामीन का लेवल बढ़ता है, तो कुछ हद तक बेहतरी आ जाती है पेशेंट्स के अंदर।